हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम कवर करेंगे इग्नो की ग्रेजुएशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल दैट इज़ B.ComG को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक कोर्स टाइटल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कोर्स कोड है BCOC 131। ये कोर्स 6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हम फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक का यूनिट 1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग है क्या? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन पर्पस बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट लॉस के लिए तो हम बिजनेस नहीं शुरू करते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? उसके लिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रही हैं, जिस भी तरह का जो भी पैसों का लेन देन हो रहा है, उसे हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा। तो पहले क्या होता था? बिजनेसेस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं थे, ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड होती थी और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड होती थी, जिसकी वजह से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी जिनमें उन्हें मेंटेन किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, वो भी लिमिटेड होती थी। और इन्हीं लिमिटेड रिकॉर्ड से एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोगों को पता चलता था कि उनका जो बिजनेस है, उनकी फर्म जो है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। धीरे धीरे बिजनेसेस बढ़ते चले गए, ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हो गई। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हें मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी डिफरेंट टाइप्स की इंट्रोड्यूस हुई, उनमें भी चेंजेस हुए। जैसे जैसे अकाउंटिंग की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, उसी तरह से डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन होती चली गई। तो आज का जो बिजनेसेस हैं वो बहुत वास्ट हैं। तो हम देखते हैं कि आज की अकाउंटिंग नीड बिजनेसेस की क्या है और क्यों है। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions and events in monetary terms। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स का है, जिसमें पैसों का लेन देन है, उनको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, फिर उसकी समरी करना, उसको एनालाइज, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। अब इन हम टर्म्स को समझते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग, किसे आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, कोई भी ऐसा इवेंट जो पैसों के लेन देन से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में। और वो कैसे पता चलेगा? कोई एक आता है, एम्प्लॉयर कहता है ओके 2 लाख की सेल हुई है, तो क्या आप यूं ही डॉक्यूमेंट कर लेंगे? आपको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, राइट? डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रूफ चाहिए। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रूफ चाहिए वो हमें किससे मिलेगा? एक वैलिड डॉक्यूमेंट से। कोई बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा, कोई रिसिप्ट, उन्हीं से हमें पता चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं। तो प्रूफ बहुत ज़रूरी है। वर्बल ट्रांजैक्शंस तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई वर्बली आके कहेगा, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ गई, फिर हम उसे मेजर करते हैं। मेजर क्या करेंगे? अमाउंट, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है वो हम पता करेंगे। फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक होती है जिसमें रोज़मर्रा की जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं रिकॉर्ड की जाती हैं, उसे बोलते हैं हम जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। या फिर जो बिग एंटरप्राइजेज हैं वो सब्सिडरी बुक्स भी यूज़ करती हैं। ये क्या है हम आगे बताएंगे। तो रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, एक ही जगह पे हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, चाहे वो कैश की थी, चाहे सेल थी, परचेज थी। अब हम उसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या है? जो भी सेम टाइप की, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको अलग से हम लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर में हम लिखेंगे, ओके। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश के अंडर डाल देंगे, कैश अकाउंट के। परचेजेस को हम परचेज अकाउंट के अंडर डाल देंगे। सेल्स को हम सेल अकाउंट के अंडर डाल देंगे। तो एवरीडे ट्रांजैक्शंस थी, उनको हमने क्या किया? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो सेम तरह की हैं, उनको एक एक जगह पे कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया।
ओके। अब क्लासीफाई करने से भी हमें अलग अलग हो गई हैं। अब परचेज सेल्स कहीं अलग अलग अकाउंट्स हैं सबके। अब हमें उन क्या करना पड़ेगा, उनकी समरी निकालनी पड़ेगी। समरी से क्या होगा, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे जिससे हमें पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है। अब अगर हमने ये निकाल भी लिया, जब तक हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस तरह से प्रॉफिट हुआ। ओके, ग्राफ हमारा क्या कहता है, अगर हम अपने पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब मायने रखता है, ये एनालिसिस में आता है, इंटरप्रेट करते हैं हम इससे रिजल्ट, कंक्लूजन निकालते हैं हम कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, क्या चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को हम रिपीटेडली अभी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल हमारा कंक्लूजन निकला है, जो फाइनल कंक्लूजन है, इसको हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं बिजनेस में, उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो वी अंडरस्टूड कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होती हैं। इन्हीं टर्म्स को हम असेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम ज़रा देख लेते हैं। असेंशियल फीचर्स आपसे पूछा जाए तो यही असेंशियल फीचर्स हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमारा क्या है। सेकंड, मेजर करना, सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अब मान लीजिए एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, क्या ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, राइट। एफिशिएंसी ऑफ अ सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन है, उसकी परफॉर्मेंस, अकाउंट्स उसे रिकॉर्ड करेगा? नहीं। क्योंकि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ही हम मेजर करते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे मेजर कर लिया, अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, जर्नल में, जर्नल बुक्स होती हैं, जर्नल में करते हैं, या सब्सिडरी बुक्स होती है। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या हैं, अगर एंटरप्राइज बहुत बड़ी है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और इन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना इतना फिजिबल नहीं होता है, इतना कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है अकाउंट्स को फिर ट्रांसफ़र करने में, जब सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स उसमें से ट्रांसफ़र करने होते हैं लेजर में। तो ये क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेजेस हैं, उन्हें परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट सेल्स हुई हैं तो सेल्स बुक में। आपने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पर, अब वो रिटर्न हुए हैं तो परचेज रिटर्न्स बुक में। तो इस तरह से ये सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। उन्हीं बुक्स को ये मेंटेन करते हैं जिसमें इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं उनको ये जर्नल में रखते हैं। ओके, तो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है उसकी बेसिक फीचर्स क्या हैं, वो ये है कि जो भी हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। जैसे कि सेल्स बुक्स में हम कैश की एंट्री तो नहीं कर सकते, और कैश में सेल्स बुक की एंट्री नहीं कर सकते। क्रेडिट पे सेल हुई है तो सेल्स बुक में जानी चाहिए, कैश बुक में नहीं। और ये एंट्रीज जो हैं एक प्रॉपरली वे में होनी चाहिए, एक ऑर्डरली तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। ये नहीं है कि हम 28 जनवरी की रिकॉर्डिंग हम पहले लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन, और उसके बाद 8 जन की लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हो रही है, हमें उसी वे में उन्हें रिकॉर्ड भी करते जाना है, और रिकॉर्डिंग जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर होता है। साथ साथ रिकॉर्ड करना इज ऑलवेज अप्रिशिएबल इन अकाउंटिंग। अब अगर फोर्थ स्टेप है हमारा क्लासीफाई करना। अब हमने जर्नल में एंट्रीज कर ली या सब्सिडरी बुक्स में जो एंट्रीज की हैं, अब उन सेम टाइप्स जो एंट्रीज हैं उनको हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कई तरह के हो सकते हैं। सैलरीज दी गई तो सैलरीज अकाउंट में डाल देंगे, रेंट दिया गया रेंट अकाउंट में डाल देंगे, स्टेशनरी खरीदी गई स्टेशनरी अकाउंट में डाल देंगे। तो सेम टाइप की एंट्रीज को लेजर में जर्नल से या सब्सिडरी बुक से हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम समराइज करेंगे कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये इनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उन्हें एनालाइज या इंटरप्रेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मेन रोल आता है अकाउंटेंट का।
तो अकाउंटेंट को ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि भाई पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, और इसके उनके बेसिस पे वो ये भी बताएगा कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जा सकता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। ओके, ताकि इन्हीं चीज़ों को जब मैनेजमेंट को दिया जाता है तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है। ओके, तो एनालाइज और इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ बिजनेस का ही इंटरेस्ट नहीं होता अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, और भी पार्टीज होती हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। तो कई तरह के यूजर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो भी जानना चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें सैलरीज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, सैलरी इंक्रीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओनर तो डेफिनेटली जानना चाहता है, राइट। मैनेजमेंट को भी चाहिए कि भाई हमें इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चले ताकि हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें, प्लान कर सकें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको कम्युनिकेट किया जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन यूजर्स के पास, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। सो कम्युनिकेट किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ बनाकर रखा नहीं जाता है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जिसमें अकाउंटिंग ने दे दी अपनी इंफॉर्मेशन फाइनल यूजर्स को, एंड देन यूजर्स टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। अब आता है कि नीड और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है मेंटेनिंग प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए। सेकंड है एसरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मीन्स जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन देना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम प्रॉफिट या लॉस पोजीशन को प्रॉपरली नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस पोजीशन की जानकारी देना भी अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर जब ये इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, हमें पता चल रहा है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा ग्राफ क्या कह रहा है, या फ्लक्चुएट कर रहा है या स्मूथली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम आगे का प्लान करेंगे और डिसीजंस लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एसरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब अगर ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट तो उसका सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा फर्म के पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं, कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। फर्म के पास जो भी लिक्विड एसेट्स हैं या कैश अवेलेबल है तो क्या फर्म उस अवेलेबल कैश से अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की ऑब्लिगेशंस को मीट करने की पोजीशन में है या नहीं है। फर्म लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। सो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी किसका ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। मीन्स जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जैसे कि स्टेक होल्डर्स, उनका उस पर्टिकुलर बिजनेस में स्टेक लगा हुआ होता है। इवन एम्प्लॉयज़ का भी इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉयज़ ऑल्सो वांट्स टू नो कि फर्म लॉन्ग टर्म में उनको क्या उनके लिए कर पाएगी, सैलरीज कितनी उनकी सेफ हैं, उस पोजीशन में रहेगी या नहीं रहेगी। इवन क्रेडिटर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जो क्रेडिट फैसिलिटी वो फर्म को दे रहे हैं, सो फर्म उसे फैसिलिटेट करने की पोजीशन में है या नहीं। बैंक भी जानना चाहेगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, आपने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया है फर्म ने, तो बैंक भी जानना चाहेगा भाई कंपनी इंटरेस्ट देने की हालत में है या नहीं, या एट द एंड ऑफ द लोन टर्म वो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पे कर पाएगी या नहीं, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है हमें, अकाउंटिंग से पता चलती है। ओके, तो ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम आते हैं, 3 टर्म्स हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सुनने में तीनों रिलेटेड लगती हैं लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले आते हैं बुक कीपिंग पर। बुक कीपिंग क्या करती है? बुक कीपिंग का मतलब है डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। मीन्स हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, हमारे पास इनवॉइस आया, हमने उसे मेजर किया कितने अमाउंट का इनवॉइस है, हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया और फिर हमने सारे जर्नल एंट्रीज में देखते हुए सेम टाइप्स को लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। सिर्फ अकाउंट्स बनाना ही नहीं, वो प्रिपेयर भी करेंगे और उसे प्रेजेंट भी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसका कंक्लूजन भी बताएंगे। ओके, सो ये क्या कवर करता है? ये सब कुछ कवर करता है। रिकॉर्ड भी करेगा, क्लासीफाई करेगा, उसे समराइज भी करना है, एनालाइज इंटरप्रेट करना है और फिर जो भी यूजर्स है इंटरेस्टेड है उस फॉर्म में उनको कम्युनिकेट भी करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ओके, तो ये तो हो गया अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज देता है। क्या देता है? सिस्टमेटिक नॉलेज मीन्स वाई टू डू, क्यों करना है, कैसे करना है, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें कैसे मेंटेन करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी से हम नॉलेज लेते हैं, उसे हम इम्प्लीमेंट करके अकाउंटिंग की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है, राइट? क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस और उन्हें क्लासीफाई करना है, दैट्स इट। इसके लिए कोई हाई लेवल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी को भी ट्रेन करके बता देते हैं ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इतने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है और इसमें ऐसे ऐसे एंट्री करनी है, वो कर लेगा। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हाई लेवल लर्निंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ क्लासीफाई ही नहीं करना, उसके बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है, फिर उनको एनालाइज भी करना है, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हमें एंड यूजर्स को कम्युनिकेट भी करना है, राइट? अकाउंटिंग हमें एक क्लियर पिक्चर देती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, राइट? अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा कैश फ्लो कहाँ जा रहा है। अगर हम अकाउंटिंग को बुक कीपिंग से कंपेयर करें तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी से कंपेयर करें तो ये एक नैरो टर्म है। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग से भी ब्रॉड टर्म है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर जितनी भी तरह की अकाउंटिंग है उनके रूल्स रेगुलेशंस, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब कौन बताता है? हमें अकाउंटेंसी से ये नॉलेज मिलती है। एनी क्वेश्चन सो फार? प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। अब हम देखते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने ये पहले भी पढ़ा कि हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी यूजर्स उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनको देते हैं वो इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड कराते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो किस लिए देते हैं? ताकि उन्हें ये पता चल सके कि एंटरप्राइज की, फर्म की प्रेजेंट पोजीशन, आज की पोजीशन क्या है, कहाँ स्टैंड करती है, उसकी आज की परफॉर्मेंस उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में कैसी है, पहले कैसा परफॉर्म कर रही थी, आज कैसा परफॉर्म कर रही है। इट कुड बी इन ईयर्स, इट कुड बी इन मंथ्स ऑल्सो। पिछले महीने कैसी परफॉर्मेंस थी, इस महीने कैसी परफॉर्मेंस है। और जो आज की परफॉर्मेंस है, अगर हम सेम टाइप की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, ये सब जानने में यूजर्स इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो कौन कौन सी 3 चीज़ें कि फर्म की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उनकी पास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, सेम टाइप ऑफ डिफरेंट जो और फर्म्स हैं उसके कंपैरिजन में, कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ की, उसके कंपैरिजन में उनकी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ है। तो हमारे पास ये जो यूजर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या हैं? इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस को चलाने में, मैनेज करने में, जैसे कि ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, जो भी टॉप मैनेजमेंट है डिसीजंस वही लेती है, पॉलिसीज वही बनाती है, और एम्प्लॉयज़, ये भी इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जो बाहर से डिफरेंट पार्टीज़ हैं लेकिन एक्सटर्नल हैं, रोज़मर्रा के रन करने में बिजनेस के पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसको वो भी जानना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट है उसमें। कौन कौन है? लैंडर्स, जिन्होंने पैसा दिया है बिजनेस को, फर्म को। क्रेडिटर्स, जो क्रेडिट पर अपना सामान दे रहे हैं। प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, आज
जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो आगे आपके बिजनेस में, फर्म में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ये तो हो गए हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब आते हैं कि अकाउंटिंग को बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्यों कहा जाता है? अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं कि ये बिजनेस की भाषा है। अब लैंग्वेज का यूज क्या होता है? लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, किसी से बात करने के लिए, राइट? अगर हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते तो हम कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज मेन सोर्स होता है कम्युनिकेट करने का। अकाउंटिंग क्या कर रहा है? एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है अकाउंटिंग का? जो भी हमने एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन को हमें यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, उन्हें बताना है। नहीं बताएंगे तो भी फायदा नहीं है उन्हें बनाने का। किस लिए बना रहे हैं अगर किसी को उन्हें यूज ही नहीं करना है तो? तो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं वो अकाउंटिंग को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए, इंटरेस्टेड पार्टीज के पास तक पहुंचाने के लिए यूज़ करती हैं। तो अकाउंटिंग क्या दे रहा है एट द एंड? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, उन यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, जो उसमें इंटरेस्टेड है। तो क्या हो रहा है? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है कि बिजनेस की भाषा है वो। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं आउटसाइड द इंटरनल यूजर्स जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है फर्म का उसमें इंटरेस्टेड होती है, उसमें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? जैसे अपने शेयर होल्डर्स हैं तो वो चेक करेंगे कि भाई इवेल्युएट करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्यों पैसा लगाना चाहेंगे आपके बिजनेस में, आपकी फर्म में, चेक करेंगे पहले वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्रेडिटर भी सोचेंगे भाई क्रेडिट पर सामान दे या ना दे, कल को आएगा नहीं आएगा। तो इन सब के लिए अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनको इंफॉर्मेशन देता है, राइट? बिजनेस की इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे हम बनाकर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है फर्म में ये जज करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में हेल्प करती है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, आगे हम आते हैं, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट मीन्स कोई भी लागत या खर्चा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, कोई सर्विस देने में, किसी भी तरह की जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं, इन सब में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब हम किससे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता चलता है। इससे मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। थर्ड हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पास आउट करने में। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंट करती क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेती है, उस डेटा पर अपने कुछ टूल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करती है, जैसे कि अकाउंटिंग रेशो हो गया,
ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला जाता है जो मैनेजमेंट को पास ऑन कर दिया जाता है। मैनेजमेंट उस कंक्लूजन के बेस पर अपनी पॉलिसीज बनाती है, इफेक्टिव प्लानिंग करती है और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। ओके, सो ये तो थी हमारी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं जो उसी वक्त जैसे ही डिसीजन लिया अभी से इम्प्लीमेंट होगा, और कुछ डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीजंस इफेक्टिव रहेंगे। तो इस सब के लिए उन्हें क्या चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो वो सही डिसीजंस ले पाएंगे। सेकेंड, मैनेजरियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? तो क्या रोल होता है मैनेजमेंट का? प्लान करना, कंट्रोल करना। कैसे कर पाएगी वो? जब उसे सही इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, तीनों हेल्प करेंगी उन्हें डिसीजंस लेने में, प्लान करने में। फर्दर प्लानिंग क्या करनी है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हमारा ग्राफ क्या कहता है? ये तो नहीं है प्रीवियस ईयर से लेस प्रॉफिट हो रहा है, या बहुत ज़्यादा हमारा ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा था। कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, उनको कैसे रिमूव करना है? किस किस को हमें अभी भी कंटिन्यू रखना है जहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है? तो ये सब प्लान करने में, कंट्रोल करने में और ये डिसीजंस लेने में, इन सब में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। थर्ड इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हम किसे पास ऑन करते हैं? थर्ड पार्टीज को भी पास ऑन करते हैं जो उन फर्म्स में इंटरेस्टेड होती हैं, ताकि वो अपने डिसीजंस ले पाएं। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या हैं? फर्स्ट, रिप्लेसेस मेमोरी। क्या जितनी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं हम उन्हें अपने दिमाग में तो नहीं याद रख सकते ना? वी आर ह्यूमंस, ऐसा तो नहीं है डेली की ट्रांजैक्शन एक एक हम याद रखेंगे। तो इससे क्या होता है? ये जो ट्रांजैक्शंस है इनको हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने रिकॉर्ड किया तो क्या बन गया? वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बन गए। तो जब भी ज़रूरत होगी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट? सेकेंड इज प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एसेट्स। तो बिजनेस है, अकाउंटिंग हेल्प करती है बिजनेस को अपने एसेट्स पर कंट्रोल करने में। जैसे कि वो उन्हें कैश बैलेंसेस बताती है, अपने बैंक बैलेंसेस बताती है, कितना स्टॉक उनके हाथ में है अभी भी, किन किन पार्टीज को पैसा देना है, किन पार्टी से पैसा अभी भी लेना है। तो इससे उन्हें अपने डिसीजंस लेने में इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलती है अपने एसेट्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत बार हमने इस वीडियो में ये चीज़ कवर की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें पता चलना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, लॉस हो रहा है, कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगी। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में, राइट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ताकि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। सो इन सब में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग हेल्प करती है। मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे हमने बताया अकाउंटिंग से क्या होता है, एट द एंड हमें कम्युनिकेट करनी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो, एक्सटर्नल यूजर्स हो, ओके, सो दैट वो लोग अपने डिसीजंस प्रॉपरली ले पाएं। फिफ्थ इज फैसिलिटेट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? अकाउंटिंग वो सारी इंफॉर्मेशन देती है जिससे आप अपनी प्रॉफिट या लॉस का या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। जब इंटरनली अपनी ही फर्म में अपना कंपैरिजन किया जाता है, मान लीजिए इस साल का कंपैरिजन हम अपनी पिछले परफॉर्मेंस से कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसके अलावा ये हमें हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दूसरी फर्म के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करने में भी हेल्प करती है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, दूसरी फर्म्स कहाँ पर हैं। इसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। सो इस तरह से कंपैरिजन करके वो क्या कर सकते हैं, उन्हें कंक्लूजन्स पर आ सकते हैं,
ओके, कहाँ पर हम गलत गए, कहाँ पर हम सही गए, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इससे उन्हें एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। अकाउंटिंग बहुत तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करती है। किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, किसको हम और कंटिन्यू करें तो ये और बढ़ सकता है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हम इसे भी, क्या क्या चीज़ें गलत हुई जिसको हमें नहीं करना, और फिर हम न्यू प्लान करें ताकि हम उसे प्रॉफिट में चेंज कर पाएँ। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस, रीजंस भी हमें अकाउंटिंग से पता चलते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हमारे प्रॉफिट के, हमारे लॉस के, ताकि हम नेसेसरी स्टेप्स ले पाए, ताकि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए, लॉसेस को कवर कर पाए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्लान करने में और बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कंसील फ्रॉड और थेफ्ट। अकाउंटिंग अगर प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में हो रही है तो उसमें फ्रॉड के या एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हमने अकाउंटिंग की हुई है तो अगर ऑडिट होगा तो ऑडिट से हम हेल्प मिलती है हमें कि किसी भी तरह का एरर हुआ है या फ्रॉड हुआ है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उससे ये भी होगा कि हम फ्यूचर के लिए भी अपना प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस बार जो हो गया वो आगे ना हो। नेक्स्ट इज टैक्स मैटर्स। अब जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होती है ये जानने में कि भाई बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो अलग अलग फर्म्स को पे करने होते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। अगर हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड है, तो इससे हमारे टैक्स के मैटर्स जो भी होते हैं या जो भी हम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं इन सब सेटलमेंट्स में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज एसरटेनिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस। हमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है अकाउंटिंग से। तो इन केस किसी को अपना बिजनेस फर्म सेल करना है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे उसकी वैल्यू लगाने में कि बिजनेस की वैल्यू क्या है। अब हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट लिमिटेशन है नो रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो नेचर में मॉनेटरी होती हैं, जिसमें पैसे का लेन देन होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो होते हैं बिजनेस में किसी फर्म में और वो उसकी रनिंग को इफ़ेक्ट भी करते हैं। जैसे कि स्ट्राइक हो गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ और हमें उस मंथ में थोड़ा लॉस दिख रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है उसके एग्जैक्ट रीज़न सामने नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने वो स्ट्राइक तो अकाउंट्स में कहीं मेंशन नहीं की है, कहीं डिस्क्रिप्शन में या नरेशन में भी नीचे ट्रांजैक्शन की ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि वो मॉनेटरी नहीं है। हार्ड वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज़, एक टारगेट को हम मीट कर जाते हैं, ओके, उसमें एम्प्लॉयज़ मान लीजिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पे भी नहीं लिया, हमने वो काम भी कर लिया, हमारे लिए क्या है कि प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा सोचेंगे। हर बार तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ विल गिव दैट मच ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या है फर्म का? तो सिर्फ हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस जान सकते हैं अकाउंटिंग से। उसके अलावा अगर हम सोचें कि हमें फर्म के सभी इंसिडेंट्स के बारे में, सभी इवेंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऐसा नहीं होता है। सेकेंड इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। मान लीजिए आपने आज एक मशीनरी खरीदी, आप उसका डेप्रिशिएशन हर साल लगाना शुरू कर देंगे और आप सोचेंगे कि ठीक है 5 इयर्स तक इसकी लाइफ है, 5 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब 5 इयर्स के बाद अब उसकी वैल्यू तो 0 हो गई एसेट की। अब आपने उसको स्क्रैच पर कैश में बेच दिया और आपको एक अमाउंट मिल गया, आप उसकी एंट्री तो नहीं करोगे, तो वो बैलेंस शीट में क्या एग्जैक्ट वैल्यू दिखी? नहीं दिखी। आपने कोई लैंड खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, आप उसे फर्म के लिए यूज कर रहे हैं और उसके बाद वो उसी अमाउंट पर रह जाएगी कि हमने इतने लाख की, मान लीजिए 50 लाख में हमने कोई
बिल्डिंग ली या कुछ भी एक ऑफिस लिया तो वो 15 लाख से दिखाएगा। मान लीजिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू अब 70 लाख हो चुकी हो तो प्रेजेंट वैल्यू तो वो नहीं दिखाएगा। तो हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस का पता बहुत सारी चीज़ों का नहीं लग पाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जब बात आती है तो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पर ही निर्भर करता है। थर्ड इज यूज ऑफ एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स। बहुत सारी चीज़ों पर हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, अपनी पर्सनल जजमेंट देते हैं। जैसे कि हमने मशीनरी की बात की, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका लाइफ साइकिल 5 ईयर्स होगा। मान लीजिए वो 5 ईयर्स से भी आगे और 3 साल चल गई, लेकिन 5 ईयर्स के बाद हमारे रिकॉर्ड्स में क्या है? 0, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रू पिक्चर है वो रिवील नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने एस्टिमेट्स लगाए हैं, पर्सनल जजमेंट्स लगाई हैं। रिजल्ट उसके डिफरेंट हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट इज नो बेसिस फॉर मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा दिया जाता है वो प्रॉपर एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। एक बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ में कम कॉस्ट हो, कुछ में ज़्यादा हो, और किसी में लॉस हो रहा हो, किसी में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो और वो उसे कवर कर रहा हो। वो नहीं दिखाएगा। हमें ओवरऑल क्या दिखाएगा कि प्रॉफिट है, तो उसी के बेस पर हम क्या ले रहे हैं? अपने डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, सो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग को 2 बेसिस पर किया जाता है। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कैश बेसिस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सिर्फ कैश पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जिसमें कैश का आदान प्रदान होता है। मीन्स कैश रिसीव हुआ या कैश पे हुआ, उसके अलावा बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस है और आपको पे करने हैं, लेकिन अभी आपने पे नहीं किए हैं, तो वो आप उसमें नहीं लिखोगे। कोई आपने कहीं पर कोई अपनी सर्विस दी है, कोई प्रोडक्ट दिया है, लेकिन पेमेंट नहीं आई है, जब तक नहीं आएगी आप नहीं लिखोगे। ओके, तो एक्चुअल जो कैश फ्लो होता है, एक्चुअल में जब कैश पेमेंट हो रही है या कैश रिसीव हो रहा है, उसी वक्त इसको एंटर किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में इसे काउंट भी किया जाएगा। ओके, उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये हिट करेगा। अब मान लीजिए आपने 2017 दिसंबर का रेंट पे करना था, जो आपने जनवरी 2018 में पे किया। अब आपने बेनिफिट कब एंजॉय किया? 2017 में दिसंबर में, लेकिन वो पेमेंट कब हुई? जनवरी 2018 में। तो होना क्या चाहिए था? दिसंबर में हमें उसे इफेक्ट हो रहा है 2017 में, तो हमें 2017 में उसके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2018 में क्योंकि कैश रिसीव हुआ है तो 2018 में ही उसकी एंट्री भी होगी और उसी स्टेटमेंट को वो इफेक्ट भी करेगा। ओके, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस किसका हो जाएगा? 2018 का होगा। 2017 से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रेमिसेस लिया है रेंट पर और आपने उसका 3 इयर्स का रेंट पे किया। अब जो आपने 3 इयर्स का रेंट पे किया, मान लीजिए वो लास्ट ईयर पे किया, तो वो तो इस साल भी आप उसका अभी बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लेकिन इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में वो कहीं पर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो जो भी आपने पेमेंट की कैश में वो इस ईयर की नहीं है, लेकिन बेनिफिट इस ईयर में हो रहा है, तो ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। ओके, सो कैश बेसिस में क्या है? सिर्फ कैश का लेना देना है, कैश आया कैश गया। तो ये वहीं पर यूज होता है जहां पर सभी पेमेंट्स मोस्टली कैश में होती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए,
एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्मॉल ट्रेडर्स हैं, तो उन्हीं प्रोफेशंस पर ये लागू होता है और वो इसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला तो ये बहुत ही सिंपल है, यूज़ करने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज तो नहीं चाहिए। कितना कैश आया लिख लिया, कितना कैश गया लिख लिया, दोनों का बैलेंस हमने चेक किया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया। किसी भी तरह के इसमें एस्टिमेट की या पर्सनल जजमेंट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो एक्चुअल कैश पर डिपेंड करता है, क्या आया और क्या गया, कोई भी अजम्पशंस नहीं होती हैं। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया, ये वही बिजनेस फर्म्स या प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिनकी सभी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती हैं। इसके नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कैश बेसिस के। सबसे पहले तो कैश बेसिस हमें एक एक्चुअल पिक्चर प्रॉफिट या लॉस की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड नहीं देता है, क्योंकि हो सकता है हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं या हम पहले पे कर चुके हैं, या हमारी इनकम अनअर्न्ड है, या एडवांस में इनकम हमें आ चुकी है, राइट। तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो भी हम उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकाल रहे हैं वो उसको एक्चुअली में नहीं दिखाता है। ओके, सिर्फ ये उस कैश को दिखाता है कि क्या कैश आ रहा है उस साल में और क्या जा रहा है। एक्चुअल में वो कैश उसी ईयर का है या आगे वाले ईयर्स में भी उसका बेनिफिट है, वो आगे उसको नहीं दिखाता है। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल का कोई स्कोप नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बैलेंस करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जिस पीरियड में जो हो रहा है, चाहे उसका बेनिफिट उसका है या नहीं है, वो वैसे ही लिख लिया जाता है। ओके, अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने एक मशीन ली, अब वो तो एक फिक्स्ड एसेट है, कई सालों तक चलेगा, लेकिन उसका एक्सपेंस कहाँ होगा, सिर्फ उसी ईयर में काउंट होगा, उसके बाद कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस में उस एसेट का एक्सपेंस या अमाउंट काउंट नहीं होगा। थर्ड है कि इसमें मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। पेमेंट्स को डिले किया जा सकता है जानबूझ के, या अपने फ़ायदे के लिए हम पेमेंट्स को पहले कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं कैश बेसिस में, और ये कंपनीज एक्ट से रिकग्नाइज्ड भी नहीं है। ओके, सेकंड आता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हो रही है, जिसमें उसका इफेक्ट भी हो रहा है, वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। मान लीजिए आपने क्रेडिट में सेल की, लिखोगे, क्रेडिट में परचेज किया, वो भी लिखोगे, कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई वो भी लिखोगे। तो इसमें हम हर तरह की ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे कंपनीज एक्ट से रिकग्नाइज्ड है। जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो इसी को एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ओके, इसे हम मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। अब मान लीजिए जैसे हमने कैश बेसिस में लिया था एग्जांपल कि दिसंबर 2017 का रेंट है, हमने जनवरी 2018 में पे किया, तो ये एक्रुअल बेसिस में किसे हिट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2017 को ही हिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट 2017 में एंजॉय किया गया, 2018 में नहीं। और कैश बेसिस में क्या हुआ था कि 2018 में कैश रिसीव हुआ तो 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो कि एक्रुअल बेसिस में ऐसा नहीं होगा। वो 2017 का पेंडिंग था तो 2017 में ही जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट 2017 का है। ओके, सो ये है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके फायदे क्या हैं? ये इसमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी इनकम हो रही है या एक्सपेंस है, ओके, नॉट ओनली इवन कैश ट्रांजैक्शन, सभी कैश क्रेडिट सब कुछ, ओके, ये सब रिकॉर्ड होती हैं। तो ये हमें करेक्ट पिक्चर बताता है प्रॉफिट या लॉस के उस सर्टेन पीरियड में। ओके, ये जो एक्रुअल बेसिस है अकाउंटिंग का, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज ये सब इसी को फॉलो करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल में एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बैलेंस करते हैं।
ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें एक कंसिस्टेंसी है रिकॉर्ड करने की प्रॉफिट या लॉस की डिफरेंट ईयर्स में, क्योंकि ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाता है। कंपनीज एक्ट द्वारा ये रिकग्नाइज्ड है। एक होता है मिक्स्ड और हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम। कभी कभी बिजनेस एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, जिसे मिक्स्ड या हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनकम है, जो भी इनकम है आ रही है आपको, उसको तो कैश बेसिस में करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस है उनको एक्रूअल बेसिस में करेंगे। तो जब नेट इनकम निकाली जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसे कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे जो कैश बेसिस पर इनकम ली जा रही है उससे। लेकिन ये काफ़ी कंजर्वेटिव सिस्टम है, क्योंकि डेफिनेटली ये आपको एग्जैक्ट पिक्चर तो नहीं देगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं वो उस पीरियड के हैं जिसमें एक्चुअल बेसिस में तो डेफिनेटली उसी पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकम हम कैश बेसिस में लिख रहे हैं तो वो किस पीरियड की है नहीं पता, क्योंकि कैश में आ रही है तो हम उसी साल में डाल रहे हैं। तो ये जो भी हमें पिक्चर देगी ये एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये यूजर्स के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी कैसी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जैसे हम कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव तो नहीं रहते। और यहाँ तो एक फर्म को रन करने की बात है और उसके फाइनेंशियल पोजीशन की बात है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने की बात है, जिसके बेस पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो डिसीजंस को लेने में भी दिक्कत होती है, और जो डिसीजंस लेंगे हो सकता है वो सही डिसीजंस ना हो। तो कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मीन्स जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, अकाउंटेंट ने दी है, वो समझ में आनी चाहिए। जो भी उसे पढ़े उसे समझ में आए कि क्या लिखा गया है। प्रॉफिट और लॉस को देखकर समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है फर्म की, कहाँ पर स्टैंड करता है बिजनेस। ओके, सो अंडरस्टैंडेबल पिक्चर प्रेजेंट करे जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रही है। सेकेंड इज यूजफुलनेस। मीन्स वो यूजफुल होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि बिजनेस ओनर्स हैं, उनको डिसीजन लेना है कि हमें एम्प्लॉयज़ हायर करनी है या नहीं करनी। अब उन्हें रिपोर्ट दे दी जाती है कॉस्ट एलोकेशन की। अब ये तो कॉस्ट से रिलेटेड है, राइट? इससे इससे क्या हमें ये पता चलेगा कि हमें और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है या नहीं? नहीं पता चलेगा। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए नहीं है। तो जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन जिस यूज़र को चाहिए, हमें उन्हें वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो उनको उनका डिसीजन इफेक्टिवली लेने में हेल्प करे। थर्ड इज रेलिवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको वही इंफॉर्मेशन दे जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे, जैसे कि हमने यूजफुलनेस में देखा कि वो यूजफुल हो और वो रेलिवेंट भी हो, उसी डिसीजन से रिलेटेड भी हो। मान लीजिए आपको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का बजट रिव्यू करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? आपके मटेरियल की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट का, प्रोडक्शन प्रोसेस का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसे रिव्यू नहीं कर पाएंगे। सो जो भी इंफॉर्मेशन हो वो रेलिवेंट हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिलायबिलिटी। जो भी डेटा हमें मिलता है अकाउंट से, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें अकाउंट्स ने दी हैं, वो रिलायबल होना चाहिए, भरोसे के लायक होना चाहिए, एक एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट करे वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। क्योंकि बिजनेस ओनर्स को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एक्सटर्नल यूजर्स के साथ ये लोग शेयर करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उन्हें और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत है।
लैंडर्स की ज़रूरत है। और अगर वो रिपोर्ट्स, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो लैंडर्स और इन्वेस्टर्स, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट की एबिलिटी है, जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो उनकी एबिलिटी पर, उनकी क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वो ऐसी फर्म में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे जो रिलायबल नहीं है। फिफ्थ इज कंपेरेबल। कंपैरेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जब भी बिजनेस को बहुत सारी चीज़ों में डिसीजंस लेना होता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें वो अपने कंपेटिटर को, जो उनसे बेटर कर रहा है अंडर द सेम सर्टेन मार्केट कंडीशंस, उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं सेम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, तब तो आप जब भी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आपने अकाउंटिंग डेटा जो भी रिकॉर्ड किया है, जिस तरह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया और दूसरी कंपनी करती है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो सही नहीं होगा। ओके, सो कंपेयर करने में भी क्वालिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमें कंपेयर करने से सफिशिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हमें डिसीजंस लेने में, इफेक्टिव प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। हमारे अपने लूप होल्स क्या हैं, कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ दूसरा सही जा रहा है, उसमें भी हेल्प करते हैं। सिक्स्थ इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब और जैसे हो रही हैं, हमें वैसे ही रिकॉर्ड करने ही हैं। ये नहीं है आज की ट्रांजैक्शन 10 दिन बाद रिकॉर्ड हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो कंपनी में, वैसे वैसे उनका एक्यूरेट हिस्टोरिकल डेटा हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये हम पहले भी सब पढ़ चुके हैं ये पॉइंट्स। इवन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी वही हैं जो अकाउंटिंग के फंक्शंस है। अकाउंटिंग क्या क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला, रिकॉर्डिंग। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। किस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। और अगर बिग एंटरप्राइजेज हैं तो वो सब्सिडरी बुक्स भी यूज़ करती हैं। फिर हम क्लासीफाई करते हैं, जो हमने जर्नल में एंट्रीज की हैं उसे हम क्या करते हैं? लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग का फंक्शन है। अब हमने लेजर में ट्रांसफ़र कर दी, मीन सेम टाइप ऑफ एंट्रीज एक जगह पर हमने इकट्ठी कर दी, एक्यूमुलेट कर दी, अलग अलग कैटेगराइज कर दी। फिर अब हम उन्हें समराइज करेंगे। इस तरह से समराइज करेंगे कि वो अंडरस्टैंडेबल डेटा बन जाए। एक तरह पर हम उससे प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना पाएँ, जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम उससे बना पाएँ। ओके, तो हम ये करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास बन गई हैं तो हम एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। एनालिसिस मीन्स हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना ली, बैलेंस शीट भी बना ली। ओके, अब हमें क्या करना है? इससे एनालाइज करना है डेटा को और इससे कंक्लूजन्स निकालने हैं कि करंटली हम कहाँ पर हैं, हमारा प्रॉफिट क्या कहता है, अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो लॉस क्या कहता है, किस तरह से हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पीरियड में, एवरी मंथली अगर हम चेक करते हैं या पास्ट ईयर के रिकॉर्ड से चेक करते हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे फेवरेबल फैक्टर्स क्या रहे, अनफेवरेबल फैक्टर्स क्या रहे, और उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, सो ये सब भी अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। फिफ्थ आता है कम्युनिकेट करना। जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं तो हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। जो हम यूज़र्स हैं जिन्हें वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, ये हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले पाएँ। जैसे कि बिजनेस ओनर, डेफिनेटली उसने कैपिटल लगाया है, रिस्क भी उसका है, तो उसे तो चाहिए चेक करने के लिए कि कहाँ जा रहा है मेरा बिजनेस, ताकि वो आगे के डिसीजंस देख सके। मैनेजमेंट को भी चाहिए नेक्स्ट प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए। एक्सटर्नल यूजर्स को भी चाहिए, अगर हम किसी लैंडर से चाहते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट कर दे, कोई और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर चाहते हैं, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेगा, राइट।
तो हम जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो उसका ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि सिर्फ उसे स्टेटमेंट्स तैयार ही नहीं करनी है, उन स्टेटमेंट्स का जब तक यूज़ नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको एंड यूज़र्स तक भी पहुंचाना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाए फर्म से रिलेटेड, ओके, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द फर्म ऑल्सो। तो ये था हमारा चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। और प्लीज़ अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, चैप्टर समझ आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक है, कंसर्न है, कहीं पर भी लगता है आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं contact@thescholarbrains.com। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी क्लैरिटी के साथ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ला पाए उतना लेके आए। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मेंशन कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो भी लिखिएगा, हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आएंगे। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप नोटिफिकेशंस मिस नहीं करेंगे। न्यू चैप्टर एक्सप्लेनेशंस आएंगे, असाइनमेंट अपडेट्स आ सकते हैं, इग्नू से रिलेटेड कुछ नया अपडेट आता है तो वो भी आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी एफर्ट्स पहुंच सकें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।